हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स आपको क्लास 7th में भी आपने स्टडी किया हुआ है। आज फिर से क्लास 9th में ये टॉपिक आया है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पॉइंट के बारे में बता दूं कि व्हाट इज ए पॉइंट और पॉइंट कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली बेसिकली आपको पता है कि कोई भी डॉट जिसको हम पॉइंट बोलते हैं वो कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी होता है। इन को कहीं भी ड्रॉ कर दिया हमने, जैसे चैप्टर नंबर 4 में भी आपने प्लॉट किया था ग्राफ के ऊपर पॉइंट, कुछ उसी तरह पॉइंट को हम समझ सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस अबाउट पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? और सेकंड है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये दो डेफिनेशन हमें समझनी है। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, फिर भी ये देखो समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोलिनियर पॉइंट है उनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हमें मिले तो उन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट ये है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर मिल जाए हमें, तब उन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये 3 पॉइंट्स हो, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कितने भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि 2 पॉइंट्स क्यों नहीं हो सकते? 2 पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन बननी ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया। अब कहीं भी हो ये पॉइंट, इनसे लाइन तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है? तो लाइन तो बननी ही है, लेकिन हमें ऐसे पॉइंट बनाने हैं जो कम से कम ऐसे पॉइंट मिले जिनसे लाइन पॉसिबल है या नहीं है वो हमें सोचना पड़ जाए। जैसे अगर 2 पॉइंट्स है, उनको हमें कहीं भी हो मैं एक लाइन बना सकता हूं, लेकिन 3 पॉइंट्स मान लो कि ऐसे मिल गए, अब इनसे लाइन नहीं बनेगी। तो जिनसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाए उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? वो है 3 पॉइंट्स होने चाहिए मिनिमम। तब जाके उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, मैं बोल के बता देता हूं आपको। इफ 3 or more than 3 points lies on a straight line, then those points are known as collinear points। ऐसे ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इसी का हम अपोजिट समझ सकते हैं कि if 3 or more than 3 points does not lie on a straight line, then those points are known as non collinear points। इसके एग्जांपल में मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे, और इसके लिए ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो ये कौन से पॉइंट हो जाएंगे? ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आई होप कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो पॉइंट के बाद लाइन। अब हम हमारे चैप्टर में अब एंटर कर रहे हैं। ये सपोज करो कि लाइन एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का नेम था। अब लाइन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो देखो बेसिकली लाइन्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक तो आपने सुना होगा लाइन, सेकंड सुना होगा लाइन सेगमेंट, और एक थर्ड होता है रे। लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों में डिफरेंस समझेंगे हम आज। इन तीनों के अंदर डिफरेंस होता क्या है, फिर हम एंगल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लाइन के बारे में आपको बताऊं तो लाइन डज नॉट हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मेरी बात पे फोकस करना आप कि लाइन डज नॉट हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन ना तो कहीं से शुरू होती है और ना ही कहीं एंड होती है, ये दोनों तरफ चलती रहती है। जिस किसी लाइन के ऊपर, ऐसी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इधर भी एरो है इधर भी एरो है, इसका मतलब यह है कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इधर भी कंटिन्यू रहेगी और उधर भी कंटिन्यू रहेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। ऐसे ही लाइन सेगमेंट की अगर बात करें हम, तो लाइन सेगमेंट का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, जिसको हम ए बी से डिनोट भी कर सकते हैं। लाइन को सपोज करो स्मॉल लेटर एल से डिनोट कर दिया हमने। ऐसे ही बात करूं मैं रे की, तो रे के लिए क्या बोलेंगे कि रे जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है उसका। तो इसके लिए हम बात करेंगे तो हम रे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बना देंगे लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे। और इसका अगर नाम लिखे तो कुछ भी लिख सकते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, कुछ भी। ऐसे लाइन सेगमेंट आपको समझ में आई होगी, लाइन भी समझ में आई होगी। यह है लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि लाइन और कैसे हम बना सकते हैं। जो लाइन होती है वो और कैसी हो सकती है?
आई होप ये जितना बताया मैंने आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, जो टाइप्स ऑफ लाइंस है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। बेसिकली हम इस टॉपिक को टाइप्स ऑफ लाइंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को नेम कर दिया है टाइप्स ऑफ लाइंस। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है। पैरेलल लाइंस का मतलब यह हुआ कि अगर दो लाइन हमने कुछ इस तरह बनाई जो वो एक दूसरे को कभी भी कट ना करे, उन लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि कहीं भी हम इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लें, वो हमेशा इक्वल ही मिलता है, कहीं चेंज नहीं आता है। इसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, वो हमेशा सेम ही मिलेगा, और इन लाइंस को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती है। एक पॉइंट पे कट करने वाली लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये लाइंस कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप आपको पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस समझ आई है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंगल एक ऐसा शेप है जो दो रेज से मिलकर बना होता है। एक रे मान लो ये है और एक रे मान लेते हैं ये है, तो इन रेज को हम आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। ठीक है, ये एंगल के आर्म होते हैं, दो आर्म है इसके, और इनका इंक्लिनेशन जो है एक दूसरे के ऊपर, उसको हम कैलकुलेट करते हैं डिग्रीज में। कभी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और इसी के डिग्री के अकॉर्डिंग हम एंगल्स के टाइप को डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? जो एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर बात आती है स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल का नाम ही बता देता है कि ऐसा एंगल जो बिल्कुल सीधा बने, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, जो एग्जैक्टली इक्वल होता है 180 डिग्री के। इनके सामने इनके एंगल की फोटो भी बना देते हैं। एक्यूट एंगल तो कुछ इस टाइप के होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल जो होंगे वो इस टाइप के होंगे, फिर राइट एंगल जो है वो बिल्कुल ऐसा होता है, और जो स्ट्रेट एंगल है वो कुछ इस तरह से होता है। ये है राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट एंगल, और ये है स्ट्रेट एंगल, जिसका जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री होता है। ये तो मैंने 4 टाइप के एंगल बना दिए। जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट एंगल, वो आपने शायद अभी तक सुना नहीं, वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अगर आपने सुन रखा तो बहुत अच्छी बात है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? जो मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री होता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एंगल बनाया हमने कुछ इस तरह से, अगर इसको इधर से काउंट कर रहे हैं तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता है। मान लो एक एंगल ऐसा बना, अगर अंदर की साइड से इधर से काउंट कर रहे हैं तो एक्यूट भी बन सकता है। लेकिन बाहर की साइड से अगर उसको हम मेजर करेंगे तब उस टाइम वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल बाहर की साइड से मेजर किया जाता है,
और जिसका मेजरमेंट जो है 180 से 360 के बीच में होता है। 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, और जो एग्जैक्टली 360 होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोल देते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको एंगल वाला समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब पेयर से ही हमें मतलब समझ आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी टू एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, तो सबसे पहले जो पेयर होगी वो होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, ये क्लास 7th में भी आपका पढ़ा हुआ है। क्लास 7th में वैसे लॉकडाउन था तो शायद आपने नहीं पढ़ा, अभी मैं फिर से बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री मिल जाए हमें, तब उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दोज एंगल्स are called complementary angles। अगर इसका एक डायग्राम बनाऊं मैं, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बना देंगे कि दो एंगल बन रहे हैं। इस एंगल को मैं x बोल दूं और इस एंगल को y बोल दूं, तो दोनों का एडिशन तो एक राइट एंगल बना रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर दो एंगल का सम 90 मिल रहा है, उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। मतलब ये x और y क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए इसको नोट कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स टाइप नंबर 2। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे कि अगर दो एंगल का सम 180 के इक्वल मिल जाए हमें, तब उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, then that pair is called supplementary angles। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का डायग्राम अगर बनाए तो कुछ इस तरह बना देते हैं कि ये हमने दो एंगल बना दिए, इसको मैं x बोल दूं, इसको y बोल दूं मैं, और इसका जो सम कितना मिल रहा है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और इन्हीं को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एक बात ये ध्यान में रखना, जरूरी नहीं कि वो दोनों एक जगह ही बने हो। कॉम्प्लीमेंट्री वाले मैंने बताया नहीं आपको। फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री कुछ ऐसे भी बन रहे हुए हैं, अगर कि ये 120 का बना दिया और ये 60 का बना दिया, अलग अलग बने हुए हैं, तब भी उनको हम सप्लीमेंट्री ही ट्रीट करेंगे। जरूरी नहीं कि वो एक वर्टेक्स से ही बने। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री वाले के लिए बता दूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल तो आपने बना दिया कुछ इस तरह से, ये तो बना दिया 40 डिग्री का, और ये एंगल बना दिया हमने 50 डिग्री का। दोनों का सम 90 हो रहा है खाली, तब इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं। वो बने हुए कहीं भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। ऐसे ही दोनों का सम 180 हो रहा है, कहीं भी बने हुए कोई मतलब नहीं है हमें, बस सम 180 और 90 होगा, तब हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। आई होप सबको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे हम, ये देखो। अब मैं पहले डायग्राम बना दूं और डायग्राम से ही समझेंगे, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम। लिखना चाहो तो लिख लेना बाद में। कि मान लो कि एंगल बनाए हमने कुछ इस तरह, इसको मैं एंगल ए बोल दूं, इसको एंगल बी नाम बोल देते हैं और इसको एंगल सी बोल देते हैं। तो जो एडजेसेंट एंगल है उसके लिए अगर हम बात करें तो एक वर्टेक्स से बनने वाले एंगल्स जो आपस में उनके एक आर्म कॉमन हो,
उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। फिर से बता दूं कि एक ही वर्टेक्स से बने हुए एंगल्स जिनके अंदर एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, उन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ए और बी जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि वो पॉइंट ओ से तो बने हुए हैं और जो ये वाली लाइन है दोनों में कॉमन है, इसलिए ए और बी एडजेसेंट एंगल्स है। ऐसे ही बी और सी भी एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि पॉइंट ओ से बने हुए हैं और ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है। तो इससे हमें समझ आता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कि पड़ोसी एंगल्स हम बोल सकते हैं, पड़ोसी एंगल्स, पड़ोस में जो बने हुए हैं एक दूसरे के, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। फोर्थ पॉइंट जो है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एंगल्स की पेयर जिनका सम 180 हो जाए और एक स्ट्रेट एंगल बना ले। जरूरी नहीं कि वो दो ही एंगल हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं इसलिए 3 एंगल्स बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल x बोल देते हैं, ये y है और ये z है। तीनों एक वर्टेक्स से बन रहे एंगल है और तीनों एडिशन होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसलिए इन तीनों एंगल्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। जरूरी नहीं कि दो ही एंगल हो, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते। इस केस में हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अगर 3 की जगह 2 एंगल होते कुछ इस तरह, इसको x बोल देते, इसको y बोल देते, तब बोलते x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर लिख देते। जितने एंगल होंगे अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं पहले तो उनका सम लिख देंगे, इक्वल में 180 लिख देंगे और साथ में रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। लीनियर पेयर के बाद हम बात करेंगे, शायद 5th पॉइंट था ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किस तरह बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होती है उनके एक वर्टेक्स, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसके इधर और इधर वाली साइड में जो एंगल बनेंगे, जैसे ए और बी बन गया, ऐसे ही सी और डी बन रहा है। तो ए के अपोजिट में तो बी है, सी के अपोजिट में डी है, तो पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगी वो क्या होगी कि ए और बी वर्टिकली अपोजिट की एंगल की पेयर होगी। और एक खास बात ये हो रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू बी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ऐसे ही C और D इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए इनको हम इक्वल मान रहे हैं। तो आई होप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको समझ आए होंगे। फिर अब हम बात करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और बाद में को इंटीरियर एंगल्स। उसके लिए मैं एक पैरेलल लाइंस की पेयर बना लेता हूं। देखो जब भी लाइन हम बना रहे हैं पैरेलल लाइन से, सपोज करो ये शायद नहीं बनी है, मान लो कि बन गई, और उनके बीच से एक लाइन ऐसे पास हो रही है, इसको लाइन L बोल देते हैं, इसको लाइन M और इसको मैं T बोल रहा हूं। जहां ये T जो है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस के बीच से गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की नंबरिंग करूंगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख रहा हूं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये देखो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल होंगे। जैसे अगर मैं 1 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करूं, 1 की पेयर हो जाएगी 5, क्योंकि दोनों देखो पोजीशन दोनों के लिए सेम है, ये इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर, और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंगल 5। ऐसे ही इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर दोनों इधर 2 और 6 हो गए, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। अब ऊपर वाले तो लिख दिए हमने, अब नीचे वाले एंगल और लिखेंगे। तो नीचे देखो 4 है और 8 है और इधर की साइड में है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, कॉमन साइड में, और नीचे हो या फिर ऊपर हो, उनको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे।
तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ऐसे ही 3 और 7 है, दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और डाउनवर्ड्स है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये चार पेयर जो हमने लिखी है वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। अब मैं लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान एक और बता दूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 और 8 की बात करूं, देखो 4 एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8 जो है उनसे लाइन जो बन रही है, एक तो ये बन रही है, एक ऐसे नीचे आ रही है, 8 के लिए ये जा रही है। तो जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो उल्टे या फिर सीधे एफ बनाएंगे। कहीं भी चेक कर लो। 1 और 5 के लिए देखो, 1 की लाइन ये रही और ऐसे 5 के लिए तो ये उल्टा एफ बन रहा है। 3 और 7 चेक कर लो, 3 और 7 के लिए ये। तो जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बन रही है उस टाइम उल्टे या फिर सीधे एफ बनने हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं। अल्टरनेट का मतलब तो होता है कि ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड में। अल्टरनेट जो वर्ड है ये यही शो करता है कि जो ट्रांसवर्सल है उसकी अलग अलग साइड में दोनों एंगल्स है। लेकिन इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स का मतलब हुआ कि दोनों एंगल लाइन के अंदर बन रहे हैं। अब इंटीरियर एंगल मतलब 3, 4, 5, 6 से ही हमें काम चलाना है अभी, और बाकी एंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीरियर की बात चल रही है। तो इंटीरियर एंगल जो 3 है उसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा 5। अल्टरनेट एंगल 5 होगा। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक एंगल ट्रांसवर्सल की इस साइड में, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की इस साइड में। तो 3 के लिए 5 इक्वल है, ऐसे ही 4 के लिए एंगल 6 इक्वल है। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान करेंगे हम तो जेड जैसा शेप बनेगा। ये देखो 3 और 5 के लिए जेड जैसा शेप बन रहा है, ठीक है। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट वर्ड का मतलब आपको समझ आया हुआ है ऑलरेडी। एक्सटीरियर मतलब जो दोनों लाइन के बाहर एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 7, 8। अब की बार इनमें से होगा 1 के लिए 7, 2 के लिए 8। अल्टरनेट मतलब डिफरेंट साइड्स। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये कौन से एंगल्स की पेयर है? ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की पेयर। आई होप आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स समझ में आ गए। अब मैं बात करूंगा को इंटीरियर, लास्ट टॉपिक है आज का, को इंटीरियर एंगल्स। तब तक मैं इनको इरेज करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। लास्ट है वो है को इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि अंदर वाले एंगल्स की बात होगी, 3, 4, 5, 6 एंगल्स की बात होगी। को का मतलब कि ट्रांसवर्सल की कॉमन साइड, सेम साइड पे एंगल है। अब सेम साइड पे एक तो एंगल 3 है और एक एंगल 6 है। अब ये दोनों देखने में इक्वल तो लग रहे नहीं है, लेकिन इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि वो दोनों का सम 180 मिल रहा है। तो को इंटीरियर एंगल्स जो है वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में और अंदर की साइड में दोनों लाइंस के उन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, और दोनों का सम हमेशा 180 मिलेगा। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा उसका सम भी 180 मिलेगा, ठीक है। ये हुए को इंटीरियर एंगल्स। और आप अपनी चॉइस से को एक्सटीरियर एंगल समझना चाहे तो यही लॉजिक उसमें लग जाएगा कि 1 और 8 का सम 180 मिल जाएगा, 2 और 7 का भी सम 180 मिल जाएगा। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यह था चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो से आपको एक्सरसाइज की सॉल्यूशन मिलेगी। तब तक के लिए ओके बाय।